नमस्कार। चलिए फटाफट से आरआरबी ग्रुप डी के 21 दिसंबर की पहली शिफ्ट के पेपर का पूरा एनालिसिस करते हैं। यहाँ मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जवाब क्या है, बल्कि ये समझना है कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या कह रहा है। तो यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पेपर का रिव्यू नहीं है, ये तैयारी के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल है। अगर ये समझ आ गया ना कि सवाल आ कहां से रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, तो तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस पूरे एनालिसिस को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स, फिर साइंस के सब्जेक्ट्स और आखिर में बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न से क्या सीखने को मिला। तो तैयार हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ये वो सेक्शन है जो चेक करता है कि हाल की बड़ी घटनाओं पर कितनी नजर है। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया। और पहला ही सवाल आया है सीधे सीधे स्पोर्ट्स से। इससे एक बात तो साफ है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पर नजर रखना कितना जरूरी है। और इसका सीधा सा जवाब है स्पेन के कार्लोस अल्काराज। देखा, ऐसे वन लाइनर सवाल सीधे सीधे मेमोरी को टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि करंट अफेयर्स से और कौन कौन से सवाल आए थे। यहाँ पर जो सवालों की वैरायटी है ना, वो सच में देखने लायक है। मतलब ब्रिक्स जैसे इंटरनेशनल समिट से लेकर स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड और नेशनल इवेंट्स तक सब कुछ कवर किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि तैयारी का दायरा काफी बड़ा रखना होगा। अब आते हैं अगले सेक्शन पर, जिसमें भारत के अंदर हुए बड़े डेवलपमेंट्स, पॉलिसीज और मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े सवाल हैं। चलिए देखते हैं कि देश के अंदर क्या क्या जरूरी चल रहा था। ये सवाल सीधा डेटा पर बेस्ड है और ये बताता है कि नीति आयोग जैसी सरकारी संस्थाओं की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या लगता है, क्या हो सकता है इसका आंकड़ा? सही जवाब है 17.1 करोड़। तो यहाँ से एक बात साफ हो जाती है कि सिर्फ घटनाओं पर ही नहीं, उनसे जुड़े इन नंबर्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट को देखिए जरा। नए टाइगर रिजर्व से लेकर डिफेंस टेस्टिंग और एनवायरनमेंट से जुड़े टारगेट्स तक, मतलब नेशनल लेवल पर होने वाली हर बड़ी एक्टिविटी पर पैनी नजर रखनी होगी, ये तो पक्का है। चलिए अब साइंस की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। और हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से घबराना बिल्कुल नहीं है, उन्हें भी एकदम आसानी से समझा जा सकता है। देखते हैं कैसे। ये एक बिल्कुल क्लासिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें सीधा सीधा ओम का नियम और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगना है। आइए इसे सॉल्व करने के स्टेप्स देखते हैं। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, जो कि R = V/I होता है। मतलब 10 वोल्ट को 2 एम्पियर से डिवाइड किया तो आ गया 5 ओम। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो फॉर्मूला है R total = R1 + R2, मतलब 5 बराबर होगा 3 + X के। और बस यहां से X की वैल्यू आ गई 2 ओम। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो ऐसे सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये बाकी के सवाल क्या बताते हैं? यही कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कितनी जरूरी है। आप देखिए, ग्रेविटी के नियम से लेकर मोशन के ग्राफ और मिरर के इस्तेमाल तक हर बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया गया है। चलिए अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर फोकस है बेसिक प्रिंसिपल्स, रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज पर, जो अक्सर एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये केमिकल इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज को टेस्ट करता है और इसका जवाब है ये गुलाबी हो जाता है। एकदम सीधा साधा फैक्ट है जिसे याद रखना भी आसान है। तो यहां से साफ पता चलता है कि केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन, रिएक्शन के टाइप और आयोनिक स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक्स पर फोकस किया गया है। और सच कहें तो ये केमिस्ट्री की नींव है। और अब हम आ गए हैं अपने एनालिसिस के आखिरी सब्जेक्ट पर, यानी बायोलॉजी पर। इसमें जेनेटिक्स से लेकर ह्यूमन और प्लांट बायोलॉजी तक के सवाल शामिल हैं। ये जेनेटिक्स का एक ऐसा फाउंडेशनल सवाल है ना, जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लिया जाता है। इसका सही जवाब है 7। मेंडल ने 7 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पर स्टडी की थी। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। एक और सवाल सेल बायोलॉजी से था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER का जो मेन काम है वो है फैट्स और लिपिड्स बनाना। ये बिल्कुल एक फंक्शन बेस्ड सवाल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो बायोलॉजी में भी आप देखिए, साउंड से जुड़े सवाल, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी जैसे अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया गया है। ये साफ दिखाता है कि बायोलॉजी की तैयारी भी काफी वाइड होनी चाहिए। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? चलिए अब इस पेपर से जो भी हमें क्लूज मिले हैं उन्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स में बदलते हैं जो तैयारी में सीधे सीधे मदद करें।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस एग्जाम में फैक्ट्स को याद रखने और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के बीच एक बैलेंस है। तैयारी में भी यही बैलेंस दिखना चाहिए, मतलब नॉलेज भी वाइड हो और साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की अच्छी प्रैक्टिस भी हो। और आखिर में ये एक सवाल है सबके लिए। अब जब पेपर का ब्लूप्रिंट थोड़ा और साफ हो गया है तो ये सोचिए कि इस एनालिसिस से अपनी स्टडी प्लान में क्या बदलाव लाया जा सकता है। इस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाने के लिए कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 21 दिसंबर 2025 को हुई रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की पहली पाली के सवालों का पूरा ब्यौरा है और हमारी कोशिश सिर्फ जवाब देना नहीं बल्कि ये समझना है कि ये सवाल मिलकर क्या कहानी बताते हैं। मतलब एक सरकारी नौकरी के उम्मीदवार को टाइगर रिजर्व से लेकर T20 क्रिकेट तक सब कुछ क्यों पता होना चाहिए। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन सवालों से जो दिखाते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। पहला ही सवाल था भारत के 58वें टाइगर रिजर्व पर। ये तो हाल की ही खबर है ना? बिल्कुल, ये मार्च 2025 की ही बात है। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को ये दर्जा मिला। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये है कि इसके साथ ही मध्य प्रदेश अब 9 टाइगर रिजर्व के साथ भारत में नंबर 1 हो गया है। हाँ बिल्कुल, अब वहाँ सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये दिखाता है कि परीक्षक सिर्फ घटना नहीं उसके असर पर भी नजर रखते हैं। मतलब ये सवाल सिर्फ एक नेशनल पार्क के बारे में नहीं बल्कि भारत के वन्यजीव संरक्षण में मध्य प्रदेश की भूमिका पर भी है। इसी तरह एक सवाल था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। नाम ही काफी उत्सुकता जगाता है। हाँ, ये भारतीय सेना का 2025 का एक महत्वपूर्ण अभियान था। इसका मकसद पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन्हें निष्क्रिय करना था। अच्छा। ऐसे सवाल दिखाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों की सिर्फ सतही नहीं बल्कि ठोस जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात चलिए तो नौसेना से जुड़ा एक सवाल भी था, INS वागशीर के बारे में। हाँ, INS वागशीर ये कलवरी श्रेणी की छठी और मतलब अंतिम पनडुब्बी है। ओके। इसे जनवरी 2025 में शामिल किया गया और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी है। मतलब मेक इन इंडिया। बिल्कुल, ये भारत की अपनी पनडुब्बी निर्माण क्षमता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसी मेक इन इंडिया की सोच को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में एक सम्मेलन भी हुआ था, उस पे भी सवाल था। हाँ, राष्ट्रीय विनिर्माण सम्मेलन 2025। उसका लक्ष्य यही था कि भारत को कैसे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। तो अगर इन सभी सवालों को एक साथ देखें, टाइगर रिजर्व, ऑपरेशन सिंदूर, INS वागशीर और ये सम्मेलन, हाँ, एक पैटर्न दिखता है। आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत का। एकदम सही। ये बहुत बढ़िया विश्लेषण है। अब थोड़ा खेल जगत की तरफ चलते हैं। इटालियन ओपन 2025 पर एक सवाल था। हाँ, और वो टूर्नामेंट काफी यादगार रहा था। पुरुष एकल में तो स्पेन के कार्लोस अल्काराज जीते। वो तो उम्मीद के मुताबिक ही था। हाँ, लेकिन असली कहानी थी महिला एकल में। जैस्मीन पाओलिनी जो कि एक इतालवी खिलाड़ी हैं, वो अपने घरेलू मैदान पर जीती। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात थी। तो परीक्षक सिर्फ विजेता का नाम नहीं, खेल की बड़ी कहानियों पर भी नजर रखते हैं। 62 साल, ये तो अविश्वसनीय है। हाँ बिल्कुल, और खेल की बदलती परिभाषा की बात करें तो एक सवाल ई-स्पोर्ट्स पर भी था। ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि परीक्षाओं का सिलेबस वक्त के साथ कैसे बदल रहा है। सही कहा। पूछा गया कि भारत में से बढ़ावा देने में किस मंत्रालय का हाथ है, और जवाब था युवा मामले और खेल मंत्रालय। उन्होंने ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। मतलब अब वो पारंपरिक खेलों के बराबर हो गया है। हाँ, जो एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 से भी एक सवाल था। मुझे याद है उसका शुभंकर काफी चर्चा में रहा था। हाँ, उसका शुभंकर था शीनेशी। शीनीशी। हाँ, लद्दाखी भाषा में इसका मतलब होता है हिम तेंदुआ। ये खेल लेह लद्दाख में हुए और पदक तालिका में सेना की टीम टॉप पर रही। अच्छा, अब कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर नजर डालते हैं। 17 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा गया था। हाँ, ये जुलाई 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ब्रिक्स जैसे मंचों से जुड़े सवाल तो लगभग तय होते हैं। हाँ बिल्कुल, और देश के अंदर नीति आयोग की गरीबी रिपोर्ट से एक आंकड़ा पूछा गया। क्या आंकड़ा था वो? रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2024-25 के बीच करीब 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 17.1 करोड़?
ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुआयामी गरीबी को मापता है। मतलब सिर्फ आय नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मानक भी। एकदम सही। तो ये एक ज्यादा समग्र तस्वीर पेश करता है। ठीक है, अब पर्यावरण से जुड़े दो अहम सवाल थे। एक हरियाणा में पराली जलाने को लेकर था। हाँ, जो उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो सरकार का लक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा सरकार ने 2027 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक। हाँ। और दूसरा सवाल? वो था अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में हुए एक विरोध प्रदर्शन पर। अच्छा, वो क्यों हुआ था? आर्क में अवैध अतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ। ये दिखाता है कि स्थानीय पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखते हैं। और अंत में इतिहास से एक भावनात्मक सवाल, शहीद दिवस। हाँ, 23 मार्च। ये सिर्फ एक तारीख का सवाल नहीं था। सही। ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की याद में मनाया जाता है। ये हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की याद दिलाता है। तो ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जागरूकता कितनी जरूरी है। लेकिन ये परीक्षाएं सिर्फ बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि चीजों के कैसे और क्यों की गहरी समझ भी परखती हैं। और यहीं पर विज्ञान का महत्व सामने आता है। चलिए देखते हैं भौतिकी ने उम्मीदवारों को कैसे परखा। भौतिकी में पहला ही सवाल थोड़ा पेचीदा था, औसत वेग और औसत चाल के बीच के अंतर पर। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। सवाल में प्रारंभिक वेग 8 ms और अंतिम वेग -2 ms दिया था। सही। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं। अगर औसत वेग मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो फॉर्मूला सीधा है +v2। हाँ, 8 + -2 का स्क्वायर जो हुआ 3 ms। लेकिन अगर औसत चाल पूछी है तो मामला अलग है। देखिए, -2 ms का मतलब है कि वस्तु की दिशा बदल गई, वो आगे जाके पीछे आई। अच्छा, मतलब विस्थापन और दूरी अलग अलग होंगे। बिल्कुल। तो औसत चाल के लिए आपको कुल दूरी को कुल समय से भाग देना होगा, जो लगभग 3.4 ms आती है। मतलब सवाल के एक शब्द से पूरा जवाब बदल सकता है। एकदम। एक और बुनियादी सिद्धांत पर सवाल था, गुरुत्वाकर्षण और दूरी का संबंध। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दें तो क्या होगा? उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा। 4 गुना? हाँ, ये न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग नियम है। बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब आप दूरी को आधा करते हैं तो बल 4 गुना हो जाता है। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है ना? हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही चंद्रमा पर अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, जो उसे अपनी कक्षा में बांधे रखता है। बिल्कुल। बिना इस बल के वो सीधा अंतरिक्ष में कहीं खो जाता। अब कुछ न्यूमेरिकल सवालों पर आते हैं। एक सवाल सीरीज में जुड़े प्रतिरोध पर था। हाँ, उसमें ओम के नियम V = IR का सीधा इस्तेमाल था। अच्छा। कुल वोल्टेज 10 वोल्ट और धारा 2 एम्पियर दी थी, तो कुल प्रतिरोध R = VI से 5 ओम हो गया। तो अगर एक प्रतिरोध 3 ओम का है तो दूसरा 2 ओम का होगा। बस इससे एक बात साफ है कि परीक्षक अब सीधे सीधे सवाल नहीं पूछते। वो चाहते हैं कि आप मूल सिद्धांतों को गणना में इस्तेमाल कर सकें। और वेग समय ग्राफ के बारे में क्या? एक समान त्वरण के लिए ये कैसा दिखता है? एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ हमेशा एक सीधी झुकी हुई रेखा होती है और उस रेखा का ढलान ही त्वरण होता है। एकदम सही। एक और सवाल था जिसमें अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ नहीं होता, ये पूछा गया था। हाँ, ये एक अच्छा सवाल था। अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, जैसे टॉर्च में या शेविंग मिरर में। सही। और डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाड़ियों के साइड व्यू मिरर में नहीं। वहाँ तो उत्तल दर्पण होता है। हाँ, क्योंकि वो चीजों को छोटा दिखाकर देखने का एक बहुत बड़ा एरिया देता है, जो ड्राइवर के लिए जरूरी है। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए कौन सा नियम इस्तेमाल होता है? इसके लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मतलब राइट हैंड थंब रूल का उपयोग होता है। ये तो स्कूल में पढ़ा था। अंगूठा धारा की दिशा में, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। ये 10वीं कक्षा की भौतिकी का एक बहुत ही मौलिक नियम है। भौतिकी का आखिरी सवाल अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब पर था। हाँ, जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल लेंस उसका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पर आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का बनाता है। तो भौतिकी के इन सवालों से ये साफ है कि रटने की बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझना कितना जरूरी है। चलिए अब रसायन विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही बेसिक सवाल था,
कार्बन डाइऑक्साइड के आणविक द्रव्यमान पर। हाँ, इसका आणविक द्रव्यमान 44U होता है। ये कैसे? देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है। तो CO2 में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, मतलब 12 + 2 × 16 जो हुआ 44U। ये तो बहुत सरल था। हाँ, ये परखने के लिए था कि आपको मूल तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद है या नहीं। एक और लैब से जुड़ा सवाल था फिनोफ्थिलीन सूचक पर। जी, क्षारक मतलब बेस में डालने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? क्षारक में डालने पर फिनोफ्थिलीन का रंग गुलाबी हो जाता है। और अम्ल में रंगीन रहता है ना? हाँ बिल्कुल, ये अम्ल और क्षारक की पहचान का एक क्लासिक टेस्ट है। और जब अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो कौन सा आयन बनता है? जब कोई अम्ल पानी में घुलता है तो वो हाइड्रोजन आयन H+ छोड़ता है। ये H+ आयन तुरंत पानी के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेता है। तो विलयन की अम्लीयता इसी हाइड्रोनियम आयन के कारण होती है। एकदम सही। एक सवाल विस्थापन अभिक्रिया पर भी था, जिसमें एल्यूमिनियम को फेरस सल्फेट के विलयन में डाला गया। हाँ, ये क्रियाशीलता श्रेणी पर आधारित सवाल है। एल्यूमिनियम लोहे से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो वो लोहे को उसकी जगह से हटा देगा? बिल्कुल, और खुद एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा, जो एक रंगहीन विलयन है। फास्फोरिक अम्ल में मौजूद आयनों के बारे में भी पूछा गया था। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है H3PO4। तो जब ये पानी में घुलता है तो ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन H+ और फॉस्फेट आयन PO4 3- में टूट जाता है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के बाद अब हम जीव विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, और यहाँ भी कुछ बेहतरीन सवाल थे। पहला सवाल आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल पर था। उन्होंने मटर के पौधे पर कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? उन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। जैसे फूल का रंग बैगनी या सफेद, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, और तने की ऊंचाई लंबा या बौना। उनके इसी काम ने तो आनुवांशिकी की नींव रखी। सही कहा। पौधों से जुड़ा एक और सवाल था कि उनमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? यह मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से होता है, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं के जरिए पौधे CO2 अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। हाँ। एक दिलचस्प सवाल ध्वनि के तारत्व मतलब पिच पर था। हाँ, कुछ विकल्प दिए गए थे और पूछा गया था कि किसकी पिच सबसे ज्यादा होगी। क्या क्या विकल्प थे? पक्षी की चहचहाहट, शेर की दहाड़ और पत्तियों की सरसराहट। तो इसका जवाब तो पक्षी की आवाज ही होगा। बिल्कुल, तारत्व का सीधा संबंध आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी से होता है। जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा, उसकी पिच उतनी ही ज्यादा। पक्षी की आवाज की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। अब हमारा शरीर से जुड़ा एक सवाल, कान के बाहरी हिस्से में कौन सा ऊतक होता है? कान का बाहरी हिस्सा, जिसे पिन्ना कहते हैं, वो पीला लोचदार उपास्थि यानी इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। अच्छा, इसीलिए वो इतना लचीला होता है। हाँ, मुड़कर भी वापस अपनी जगह पर आ जाता है। कोशिका के अंदर से भी एक सवाल था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER के कार्य के बारे में। कोशिका के अंदर SER का मुख्य काम वसा मतलब फैट्स और लिपिड बनाना है। और जो रफ वाला होता है वो प्रोटीन बनाता है, सही? हाँ, क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। और जब माइक्रोस्कोप से प्याज की झिल्ली को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? प्याज की झिल्ली में एक जैसी आयताकार कोशिकाएं एक व्यवस्थित पैटर्न में दिखती हैं। ईंटों की दीवार की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और अंत में एक अभिकथन कारण वाला प्रश्न था, रूट ग्राफ्टिंग पर। ये सवाल अक्सर मुश्किल लगते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें दोनों कथनों को समझना होता है और उनके बीच का संबंध भी। तो इसमें क्या था? अभिकथन था कि ग्राफ्टिंग वाले पौधे अनुकूल परिस्थितियों में अच्छी जड़ें विकसित करते हैं, जो सही है। ठीक है। और कारण दिया गया था कि गुलाब और आम में रूट ग्राफ्टिंग संभव है, ये भी सही है। लेकिन दूसरा कथन पहले की व्याख्या तो नहीं कर रहा। बिल्कुल, पौधे का विकास अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि आम या गुलाब में ग्राफ्टिंग हो सकती है। इसलिए दोनों कथन सही थे, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं था। तो इन सभी सवालों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, सामान्य ज्ञान का दायरा अब सिर्फ इतिहास या भूगोल तक सीमित नहीं रहा। ये ई स्पोर्ट्स से लेकर कोशिका विज्ञान तक फैला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि अब सिर्फ तथ्यों को रटना काफी नहीं है। परीक्षक ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अलग अलग विषयों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। हाँ। भौतिकी के नियम, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये वो बुनियाद हैं जिन पर ज्ञान की इमारत खड़ी होती है।
समसामयिकी आपकी जागरूकता परखती है, लेकिन विज्ञान के सवाल आपकी तार्किक समझ को परखते हैं। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन प्रश्नों की विविधता को देखते हुए ई स्पोर्ट्स नीति से लेकर कान की बनावट तक सामान्य ज्ञान की आधुनिक परिभाषा क्या है? क्या यह अब ज्ञान से ज्यादा सीखने और जोड़ने की क्षमता का परीक्षण बन गया है?